नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से, और 5 प्रश्न प्रत्येक दिन लाते हैं। आज एपिसोड 67 तक पहुंच चुके हैं। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक जो है ना, शून्य गरीबी P4। यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दीजिए। शून्य गरीबी P4 पहल को लेकर के चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, किस स्टेट द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से जुड़ेगा, वो समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। देखिए, यह जो पहल है ना, यह अपने आप में एक अनूठा पहल है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है यूपीएससी का ध्यान रहे इस पर, और अभी अभी जो है इस पहल को जारी किया गया है। दरअसल किस स्टेट के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब जवाब तो हमें मिल गया आंध्र प्रदेश, लेकिन आखिर ये है क्या? देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने उगादी के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, शून्य गरीबी P4। अब इसके तहत उनका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, 10% समृद्ध लोग जो हैं, यह आगे चल करके जो वंचित समुदाय के 20% परिवार है, इनको बेहतर, इनके जीवन को बेहतर करने के लिए आगे आए। यानी कि इनको जो है प्रोत्साहित किया गया है, इनको मोटिवेट किया गया है कि आप इन 20% लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आगे आइए। मामला समझ में आया? अपने आप में एक अनूठा पहल निश्चित तौर पर दिखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न जरूरी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। सरहुल उत्सव चर्चा में रहा है दोस्तों, और इसको जो है आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइबल्स ग्रुप का चर्चा रहा है, इसलिए मैं इसको 4 स्टार देना चाहूंगा। तो आप भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कुछ कथन दिया गया है, विचार करने कहा गया है। कथन सही है, कितने कथन सही है ये पूछा गया है। जो नए पैटर्न का विकल्प आ रहा है वो। अब देखिए, सबसे पहले कीवर्ड इससे निकालिए। मैं फिर से कह दूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ट्राइबल्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे यूपीएससी में। एक एक बात समझ लीजिए। आदिवासी समुदाय के नए वर्ष का उत्सव है, पहली बात तो ये। अच्छा देखिए, कई बार आपको घुमाना होना तो दे देगा आदिवासी समुदाय के फसल कटने का उत्सव है, ऐसा कुछ दे सकता है। तो यहां पर सिर्फ एक शब्द पढ़ करके आगे नहीं बढ़ जाना है, पूरे स्टेटमेंट को इत्मीनान से पढ़ना है। आगे, यह उत्सव जो है प्राकृतिक पूजा पर निर्भर है, देखेंगे, और इसका आयोजन नेपाल एवं बांग्लादेश में भी किया जाता है। 3 बातें यहां पर हैं। यानी कि जब यहां कहा गया इसका आयोजन नेपाल और बांग्लादेश, तो इसमें यह हम निहित मान के चलते हैं कि भारत में तो होता ही है, और भारत के अलावा हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश, वहां की भी चर्चा की गई है। देखेंगे क्या है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, आदिवासी समुदाय के नए वर्ष का क्या उत्सव है ये बिल्कुल सही बात है। और जो अगर इंडिया में लोकेशन इसका देखा जाए, तो अब ऐसे सोचिए कि आदिवासी समुदाय, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, किन किन स्टेट में है। तो इंडिया के मैप को अपने नजरों के सामने लाइए। सबसे अधिक कहां पर आपको दिखेगा? तो झारखंड में। झारखंड के आसपास घूमिए जरा, कहां दिखेगा? चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं, ओडिशा चलते हैं, जरा पश्चिम बंगाल चलते हैं। तो यहां पर इन राज्यों में देखेंगे तो आदिवासियों में एक ग्रुप होता है, कह सकते हैं पंथ, सरना धर्मावलंबी। इनके द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है, और वसंत ऋतु के आगमन पर नए साल के रूप में इसे बनाया जाता है। यहां पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वसंत ऋतु के आगमन पर, तो आपको बोलना है कि हाँ जी ये सही है। दूसरी बात, प्रकृति पूजा पर केंद्रित है। तो देखिए, प्रकृति पूजा पर जो कहा गया है, ये ट्राइबल्स ग्रुप जो होते हैं, ये 3 चीजों के लिए काम करते हैं। क्या क्या चीजें इनके नजर में रहता है? जल, जंगल और जमीन, है ना। यानी कि ये परंपरागत तौर से जुड़े होते हैं प्रकृति से। अब इसमें जो सरहुल उत्सव है, इसमें दरअसल वृक्ष की पूजा की जाती है, और वृक्ष के साथ साथ पत्तियों की पूजा की जाती है। तो वृक्ष और पत्ती निश्चित तौर पर प्रकृति का हिस्सा है, तो यह भी सही हो जाएगा। और इसका आयोजन नेपाल और बांग्लादेश में कहा गया है। तो भारतीय समुदाय जहां जहां उपस्थित हैं इस ग्रुप से संबंधित, हमारे पड़ोसी देश में नेपाल और बांग्लादेश, तो वहां भी इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। सभी 3 सी विकल्प के साथ हमें चलना है। ये समझ में आ गया ना? जितने पॉइंट्स मैं अलग से बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, वो पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ पॉइंट्स दिया गया है। गहरे समुद्र में खनन के लिए उपर्युक्त में से कौन से संभावित परिणाम होंगे? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का जो ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न आजकल यूपीएससी में पूछा जाने लगा है। तो सिर्फ जवाब जानना हमारा जो है वह एक मोटो नहीं है, बल्कि हमें पैटर्न भी सही से समझना है। ऐसे प्रश्न का जवाब आसान होता है, पहले बता देता हूं। तो घबराना नहीं है। जब वो आपका डी डे होगा, कयामत का दिन, प्रीलिम्स का, तो ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट देख के घबरा जाना है। आराम से पहले पढ़ना है, कमांड समझना है। कुछ कथन दिए गए हैं, हम देखेंगे। कहा गया गहरे समुद्र में,
डीप ओशन में कहा गया है कि यदि खनन का काम किया जाता है तो ऊपर कुछ यहां पर बातें बताई गई है, उसमें कौन से संभावित परिणाम हो सकते हैं, संभावित परिणाम ध्यान देना है। चलिए अब इसको दिमाग में रख के इस पर बात करते हैं तो मामला समझ में आएगा। जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, जोड़ के देखिए, क्या गहरे समुद्र में खनन किया जाए तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या क्लाइमेट चेंज इससे होगा। देखिए होता क्या है कि आप जानते हैं, आपने महासागर के गतिविधियों के विषय में पढ़ा होगा, तो गहरे समुद्र में जब किसी तरह का गतिविधि किया जाता है तो महासागरीय कार्बन भंडार जो होता है वह प्रभावित हो सकता है। क्या प्रभावित हो सकता है? कार्बन भंडार कहां का? जो महासागर में है, ये इस पर इफेक्ट पड़ता है। और इस पर इफेक्ट पड़ेगा तो बताइए क्या क्लाइमेट चेंज की जो बात की जा रही है उस पर इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित तौर पर। तो यह सही हो जाएगा। समुद्री जीवों का आवास विनाश और प्रजाति विलुप्त की बात की गई है। आप समुद्र में खनन अगर करते हो तो वहां जो रहने वाले जीव होंगे, जो जलीय जीव है, निश्चित तौर पर उनका जो है वह आवास नष्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो यहां पर प्रजाति विलुप्त की बात की गई है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे प्रजाति विलुप्त हो सकते हैं। तो यह भी सही हो गया। ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण, इसको समझिए। आप जब गहरे समुद्र में खनन करते हो तो खनन करने के लिए आप क्या लगाते हो? आप मशीन लगाते हो और बहुत ही आधुनिक तरीके मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित तौर पर इससे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होगा। समुद्री जो बहुत सारे जीव होते हैं ना, उनका एक अपना संचार प्रणाली होता है पानी में, तो उनके व्यवहार पर, उनके संचार प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ध्वनि और प्रकाश दोनों ही प्रदूषण यहां होंगे, तो यह भी सही हो गया। महासागरीय कार्बन चक्र पर प्रभाव, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि यहां पर जब कार्बन भंडार पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर आपका कार्बन चक्र भी प्रभावित होगा। चौथा भी सही। और महासागरीय तलछट में परिवर्तन की बात की गई है। जब आप खनन करते हो तो तलछट पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर आ जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, वह उस पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा, दीर्घकालिक परिवर्तन आ सकता है। तो जाहिर सी बात है यह भी सही है। अब देखिए कितना आसान ये था। अगर आपने स्क्रिप्ट पूरा ऐसे पढ़ा तो आप डर जाएंगे, लेकिन एक एक चीजों को आप इससे जोड़ करके यहां पर पूरे स्क्रिप्ट बनाइए, आप देखेंगे ये प्रश्न बहुत आसान था अपने नेचर में। ठीक है, इतना उम्मीद किया जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट से। डी विकल्प सभी के साथ हम चलेंगे, 1 2 3 4 5 सभी सही है। आगे बढ़े। हाल ही में जारी बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन सही है, यहां पर पूछा गया सही है और कौन से कथन सही है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, जरा देखते हैं। यह यूनिसेफ, पहले एजेंसियों के नाम है, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की गई है, वर्ल्ड बैंक की बात की गई है, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के द्वारा कहा गया है। इनका एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास है। ये जो कुछ एजेंसियां हैं इनका देखेंगे, उस पर बात करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 की बात किया गया और कहा गया कि इस बीच में भारत को लेकर के चर्चा, भारत में 5 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। तो भारत के लिए क्या होगा? बेहतर स्थिति, ये रिपोर्ट बता रहा है ना। तो यहां पर ये समझिए, बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान की जब बात की जाएगी, इस पर रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया, दरअसल यह जो है अंतर एजेंसी समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो आपको एजेंसियों की बात किया गया, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो WHO, वर्ल्ड बैंक हो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग हो, इन सबों का साझा ये कार्यक्रम है। तो यह सही हो गया। दूसरी बात, यहां पर जो कहा गया स्टेटमेंट 2000 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, तो ये लगभग 23-24 साल का जो आंकड़ा लिया गया है और इसके आधार पर कहा गया है भारत में जो बच्चों की मृत्यु दर की बात किया गया, खास करके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनके मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह स्टेटमेंट सही है। क्योंकि इस रिपोर्ट में इस स्टेटमेंट की बात की गई है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी। आपसे पूछा गया था कौन से कथन सही है, 1 और 2 दोनों सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। चलिए 5वें पर चलते हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस परिषद के विषय में कथन सही है और कौन सा कथन सही है, ये हमें ढूंढ करके बताना है। इस परिषद की स्थापना वर्ष 2024 में की गई। ध्यान देना है, आपने पढ़ा होगा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद जो है, इसकी स्थापना 2024 में नहीं बल्कि
2023 में की गई थी। तो यह स्टेटमेंट जो है फैक्ट के वजह से गलत हो जाएगा। अब इसके प्रमुख रणनीतिक स्तंभों की चर्चा की गई है। रणनीतिक स्तंभ में ध्यान देना है, इसमें 3 स्तंभ शामिल किया गया था। 3 में एक डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकी की बात की गई थी। दूसरी बात जो है हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को लेकर के बातें किया गया था। तीसरा जो है व्यापार, निवेश और लचीली आपूर्ति श्रृंखला जो है उसको लेकर के बात किया गया था। ये 3 पॉइंट था। देखते हैं ये चीजें हैं कि नहीं इसमें। इसके प्रमुख रणनीतिक स्तंभों में डिजिटल और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, यानी कि ये पहला पॉइंट इसमें है। व्यापार, निवेश और लचीली आपूर्ति श्रृंखला, तो ये जो है तीसरा पॉइंट है इसका, यानी कि पहला पॉइंट इसमें था और तीसरा ये था, दोनों इसमें शामिल किया गया है। दूसरा क्या है, हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को लेकर के भी इसमें बात किया गया था। तीसरा पॉइंट वो है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सही हो गया। तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, केवल 2 बी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। 5वें प्रश्न का बी विकल्प हो गया। आपके लिए प्रश्न जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या फिर जेबी कृपलानी। 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे दीजिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे तैयारी आपकी और धारदार हो जाएगी। इसका भी जवाब देते रहिए, समय बहुत कम है, तो करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अलविदा। थैंक यू सो मच।